लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किया था और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या था? प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकाल लीजिए माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर दीजिए, तो आपको पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाती है। अगर किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। अगर सब्सटेंस बनता है 1 मोल, और किससे बनता है? अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर नेचुरल स्टेट, जिस तरीके से नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनसे अगर 1 मोल कंपाउंड बनता है तो उसमें जो हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आज हम लोग एक नया पढ़ रहे हैं, नया टर्म। एंथैल्पी बहुत सारी है, 2-4 पढ़ लो तो उसके बाद आपको सारी की सारी समझ में आ जाएगी। अब एक नया टर्म हम लोग आज पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना, आपको पता ही है, ठीक है, जलाना। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। तो लेक्चर नंबर आई थिंक अपना 7। सपोज आप कोई सब्सटेंस लेते हो, उसका 1 मोल लेते हैं, है ना, और उसको एक्सेस ऑफ एयर में बर्न कर दीजिए। एक्सेस ऑफ एयर का मतलब कंप्लीट कंबशन करा दीजिए उसका। पूरा का पूरा मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। बस कंडीशन क्या है कंबशन की, कि उसमें 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है और एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करना है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन में एक पॉइंट याद रखेंगे कि भाई जैसे मान लो ए बी कोई सब्सटेंस है, इसको ऑक्सीजन एयर की एक्सेस में हमने बर्न कर दिया और इसने बना लिया कोई कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2, और इसमें क्रिएट होती है हीट एंड लाइट। हीट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस हमने लिया है कितना? 1 मोल, और इसको बर्न किया है एक्सेस ऑफ एयर में, तो जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर है बात? ऑनलाइन ऑफलाइन? जो हीट रिलीज होगी उस हीट को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कैसे डिनोट करेंगे इसको? डेल्टा एच सी। क्या लिखेंगे? डेल्टा एच सी। कंबशन के लिए लिख दिया स्मॉल सी, और डेल्टा एच तो एंथैल्पी चेंज के लिए लिखते ही। और ये हमेशा रिलीज होती है एनर्जी, मतलब कंबशन का प्रोसेस हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्म। हाँ जी। लाइट, लाइट भी क्रिएट होती है, हीट प्लस लाइट, लाइट भी क्रिएट होता है। तो ये प्रोसेस कैसा होगा? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जो ये डेल्टा एच आएगा ये हमेशा कंबशन के लिए जो डेल्टा एच आता है ये हमेशा नेगेटिव आता है। कैसी वैल्यू होगी आपकी? नेगेटिव वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है। मान लो जैसे हमने कार्बन को जलाया, कार्बन का 1 मोल ले लो, ऑक्सीजन एक्सेस में ले लो, इसको बर्न करा दो, CO2 बन जाएगी, हीट निकलेगी। यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा उसी को हम बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ कंबशन। जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा एच ऑफ। ठीक। मान लो सपोज निकलती है -X किलो कैलोरी,
पर मोल क्यों लिखा? क्योंकि एक मोल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें इस रिएक्शन में कार्बन के लिए दे दिया कि 20 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, 1 मोल को बर्न करने पे, या एंथैल्पी ऑफ कंबशन है 20 किलो कैलोरी। तो आपको अगर 5 मोल बर्न करने हैं कार्बन के तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी निकलेगी देनी होगी? 1 मोल से कितनी निकली? 20 निकल रही है, तो 5 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये है, तो अंडरस्टूड है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए होगा? सब्सटेंस कितना होगा? 1 मोल। अब अगर उससे क्वेश्चन बना दिया तो आप क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है CH, ये ऑक्सीजन एक्सेस में बर्न हो रहा है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है CO2 प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर बन रहा है और यहाँ पे हीट मान लो निकल रही है 300 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसके 1 मोल से बर्निंग से कितनी हीट निकल रही? 300 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब इस केस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा? -300 किलो। जो हीट निकलती है उसमें एंथैल्पी का साइन क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, माइनस हो जाता है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो गया? -300 किलो कैलोरी। अब सपोज मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे इस इक्वेशन को दे करके क्वेश्चन बना दिया जाए कि इन अबव सिचुएशन if 5 ग्राम ऑफ या 8 ग्राम ऑफ CH4 is burned, then amount of heat produced. कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 मोल की बर्निंग से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? 300 किलो कैलोरी। तो 1 मोल जो होता है उसमें मास कितना होता है? 1 मोल का जो मास होता है वो होता है मोलर मास। 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास। और यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है वो कौन सा लिया है? CH4। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 यूनिट होता है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, तो 16 आ जाएगा। मोलर मास अगर देखें तो 16 ग्राम आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 मोल ही तो बर्न हुआ है तो इतनी एनर्जी निकली है, तो इसका मतलब 16 ग्राम जब आपने बर्न किया किसको? CH4 को, तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई? कितनी बताई थी? 300 किलो कैलोरी। तो 8 ग्राम के लिए पूछा है, 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा सीधे सीधे, 150। ऐसे सवाल कर लेंगे? नहीं, इन्होंने पूछ लिया एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। अगर पूछ लेते हैं एंथैल्पी चेंज कितना होगा तो आप बताते हैं माइनस। सीधे सीधे इन्होंने क्या पूछा? एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। अगर पूछते हैं एंथैल्पी चेंज कितना होगा तो क्या बताते? -150। एंथैल्पी, ठीक है। तो अब कोई भी कंबशन का रिएक्शन दे दे तो आप कर लेंगे?
तो कंबशन के रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, हीट प्रोड्यूस होगा, डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा, और कंपाउंड कितना होगा, 1। ठीक, जैसे मान लो हो गया, जैसे मान लो कि आपको दे रखा हो इस तरीके से कोई सवाल कि भाई, ऐसे क्वेश्चन, चूज रिएक्शन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन शो हो रहा हो। ऑप्शंस दे ऐसे, C प्लस हाफ O2 दूसरा लिखा हुआ है CH4 प्लस O2 gives CO2 plus water। तीसरा लिखा हुआ है C2H4 प्लस O2। यहाँ पे लिख दिया इन्होंने और डी लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिटेड ना लिखो। ऑक्सीजन कितने हो गए, ठीक है। देखो पहला वाला जो इक्वेशन दिया है, पहले इक्वेशन को अगर हम देखें, ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है क्लियर प्रॉपर, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई के नीचे लिखा हुआ लिमिटेड। जब ऑक्सीजन लिमिटेड होगा तो एक्सेस में बर्निंग नहीं हो रही है ना, तो इसको कंबशन नहीं बोलते, इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। अगर कंबशन बोला जाए तो नहीं कर सकते। ये कैसा कंबशन है, इनकम्प्लीट। कभी भी कार्बन को अगर इनकम्प्लीट कंबशन किया जाता है कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन करके बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरी चीज देखो, दूसरे वाले में भी मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब्सटेंस कितना ले लिया है, 2 मोल ले लिया है। कितना ले लिया है, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए कंबशन का रिएक्शन नहीं लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, 1 मोल के लिए। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा वाला देखो, यहाँ पे 1 मोल लिया है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया है, प्रोडक्ट बने हैं, और रिएक्शन शुड बी बैलेंस, बैलेंस रिएक्शन भी होना चाहिए, ये भी देखना हो। ठीक है, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, नहीं ये बैलेंस कर दिया ना हमने, थोड़ा सा जो गलती थी उसको। तो अपना ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। सी में 1 मोल सब्सटेंस लिया है, एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करा रहे हैं, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन जितना रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा दिया गया है 1 मोल के लिए। तो आपको क्या बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, कंबशन के लिए रिएक्शन, ये वाला हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोग एलपीजी बर्न कराते हैं, हम लोग कोयले को बर्न करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, इन सबको जलाते हैं, इनको बोलते हैं फ्यूल, है ना, इनसे एनर्जी लेते हैं हम लोग। फूड प्रोडक्शन करना है या किसी फैक्ट्री में कोई काम करना है, इस तरीके के कामों के लिए, हीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं।
तो जो फ्यूल की क्वालिटी होती है, उस फ्यूल की क्वालिटी को हम लोग जज करते हैं, एक उसमें वैल्यू निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। उस कौन सा फ्यूल अच्छा होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? हाई हो। मतलब अगर उसके 1 ग्राम को आप बर्न करो तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम बोलेंगे कि वो अच्छा फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 ग्राम आपने फ्यूल को बर्न किया, जितनी हीट निकलेगी उसको बोलेंगे हम लोग उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास सपोज CH4 को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ठीक है। और इसके 1 मोल को बर्न करने पे हमको मान लो मिलता है 20 किलो कैलोरी एनर्जी, सपोज। ठीक। और मान लो कोई और हाइड्रोकार्बन है C2H6 है मान लो, इसको जब हम एक्सेस में बर्न करते हैं तो हमको मिलता है 40 किलो कैलोरी। ठीक है। दोनों के 1 मोल को बर्न कर रहे हैं। किसको बर्न कर रहे हैं? 1 मोल को। और आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, या कौन सा गुड फ्यूल है इसमें से अच्छा कौन सा? दोनों में से गुड फ्यूल कौन सा? तो गुड फ्यूल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि 1 ग्राम से कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इसके 1 मोल से कितना मिल रहा है? 20 किलो कैलोरी, देख रहे हैं आप। और 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है CH4 के केस में? 16 ग्राम अभी अभी निकाला था हमने। 16 ग्राम से मिल रहा है 20 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा निकालेंगे पहले। 20/16। तो कितना आ जाएगा ये? करीब करीब 10/8, 5/4 किलो कैलोरी है ना। अगर डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 1.25 किलो। अब इसके लिए निकाल लेते हैं C2H6 के लिए, दूसरे वाले के लिए। तो C2H6 का अगर मोलर मास निकालो तो कितना आएगा? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये आ गया 30। ठीक है। अब 30 ग्राम से कितना मिल रहा है? 40 किलो कैलोरी मिल रही है। तो 1 ग्राम से निकाल लें, यही तो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो 40/30 आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? 4/3 आ गया। अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? तो अगर देखो तो 1.33 आ रहा है, और वहां पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.25। तो क्या हो गया? किसका ज्यादा होगा? सेकेंड। यहाँ पे 1 ग्राम से एनर्जी मिल रही 1.25, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू ये है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना आ रहा है? 1.33 आ रहा है। तो ये वाला क्या हो गया? गुड फ्यूल हो गया दोनों के कंपैरिजन। मतलब 1 ग्राम से कितनी एनर्जी दे रहा है वही देखना पड़ेगा आपको। अब देखो, कंबशन में एक कंडीशन आपको बताई कि कंबशन हो रहा है, एक्सेस ऑफ एयर है, 1 मोल कंपाउंड है, उससे रिलीज हो रही है एनर्जी। अगर हम लोग बोले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड का मतलब फिर से हमने प्रेशर क्या कर दिया 1 atm और टेम्परेचर कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप एक बात ये भी सोच सकते हो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज को जला रहे हैं जब बंद कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए। 25 पे जला रहे हो रूम टेम्परेचर पे, फिर धीरे धीरे जब वो चीज बर्न होगी तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है ना। तो स्टैंडर्ड कैसे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये माना गया है कि जब शुरू में आप लेते हो तो 25 रखो, और जब फाइनल स्टेज होगी पूरी बर्निंग हो जाएगी तो उस समय पे भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25। उसमें टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, और टोटल कैलकुलेट करके हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है। बीच में जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ेगा।
अगर किसी प्रोसेस में ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख के देते हैं कि बीच में क्या टेम्परेचर चेंज होगा क्या, तो जब बर्निंग होती है तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होता है ना धीरे धीरे। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फिर हमने बात कर ली किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू। अब क्या लिखा हुआ, न्यूमेरिकल ऑन CH4 हीट फॉर्मेशन गिवन, कैलकुलेट हीट इवॉल्वमेंट 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन बर्न एट STP। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है CH4 को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 बन गया, यहाँ पे है 2, ठीक। तो ये 1 मोल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, 1 मोल को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है, पूरा का पूरा बर्न हो जा रहा है। तो ये आपके कंबशन की रिएक्शन हो गई। इसमें डेल्टा H दिया हुआ है -300 किलो कैलोरी पर, ये गिवन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब अगर मीथेन बर्न हो रहा है, कितना बर्न हो रहा है मीथेन का, इन्होंने दे दिया वॉल्यूम, और क्या बोल रहे हैं 1 मीटर क्यूब अगर मीथेन बर्न होता है STP पर, तो कितना एनर्जी या हीट इवॉल्व होगी, हीट कितनी निकलेगी, ठीक है। अब कंडीशन आ गई एक किसकी, STP की। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि STP पर अगर गैस का 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये वाली कंडीशन याद है सबको, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी हमने, क्या कंडीशन थी, यहाँ पे पढ़ा था हमने क्या, कि अगर STP पर कोई गैस है और उसका क्या है 1 मोल लिया है हमने, तो उस 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, ठीक है। या इसका मतलब 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर, ठीक। और यहाँ पे जो एनर्जी दी है वो किसके लिए दी है, 1 मोल अगर आप बर्न करते हो तो 300 किलो कैलोरी एनर्जी निकले, ये भी पता है। आपसे पूछ लिया 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो कितना एनर्जी निकलेगा, इसका मतलब अभी तक जो हमें डेटा मालूम था वो 1 मोल के लिए 300 किलो कैलोरी ये पता था। अब इन्होंने आपको वॉल्यूम दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम से कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल में, और फिर मोल से हम इससे रिलेट करके डेटा अपना निकाल लेंगे, ठीक है, निकालें। अब आपको मालूम है 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू होता है मास, कितना होता है मोलर मास, ठीक है। या मास में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इतने ही रिलेशन को यूज करते हैं। 22.4 लीटर का मतलब क्या हो गया, 22400 ml हो गया, 22400 ml, ठीक है। और वहां पे क्या दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को अगर चेंज करें हम लोग इसमें ml में तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ml होता है सेंटीमीटर क्यूब,
1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में चेंज करना है, जल्दी से चेंज करो, कन्वर्जन की यूनिट तो मुझे भी चेंज करें। अच्छा, यहीं पे चेंज कर लें, चलो यहीं पे करते हैं। इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना है ना, तो 1 तो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिक्स में करते हो ना आप लोग, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में। तो ये कितना आ गया, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लें, ये ml जो होता है वो क्या होता है, 22400 ml, ये क्या है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर है सबको। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, 22400, ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0 में आ जाएगा। सही किया मैंने, ये 6 है तो यहाँ पे 5 डिजिट तो यही दिख रहे हैं, एक और यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया मीटर क्यूब। इसका मतलब ये था 1 मोल के इक्विवेलेंट, और 1 मोल के लिए हीट कितनी निकल रही थी, ये क्वेश्चन में गिवन है 300 किलो कैलोरी 1 मोल के लिए, है ना। इसका मतलब आपको पता चल गया कि इतने मीटर क्यूब के लिए हीट कितनी निकलेगी, 300 निकलेगी, 300 निकलेगी। तो क्वेश्चन में आपसे कितने के लिए पूछा है, 1 मीटर क्यूब के लिए पूछा है, इतने के लिए इतना है तो 1 मीटर क्यूब के लिए नहीं निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, आ, ये डिवीजन में जाएगा, ये वैल्यू किलो कैलोरी, ठीक है। ये मुझे कन्वर्जन मालूम नहीं था, इसलिए प्रोसेस कैसा दिख रहा है आपको बोर्ड पे, लंबा सा दिख रहा है, प्रोसेस इतना लंबा है। हमने कन्वर्जन वगैरह किया इसलिए टाइम लग गया इसमें, ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं। सीधे सीधे क्या करना है, हमें 22.4 लीटर पता था, उसको ml में कन्वर्ट किया, फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, पता लग गया कि इतने मीटर क्यूब के लिए हीट इतनी निकल रही है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हीट कितनी निकले। क्लियर है बात सबको। ऑनलाइन ऑफलाइन, सॉल्व वॉल्व आप कर लीजिएगा, कि हमने डेटा ऐसे ही दे दिए, कभी कभी ऐसा होता है पेपर में ऐसे डेटा मिलते हैं आपको, अगर एग्जामिनर मेहरबान है तो जेई में कैसे डेटा मिल जाते हैं, जो कट जाते हैं आसानी से, तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन, और कभी कभी मिल भी जाते हैं कि करना पड़ता है। ऑप्शन इतने क्लोज क्लोज दे देंगे कि एकदम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन दूर दूर दिए, जैसे मान लो कोई डेटा दिया है, कोई आंसर दिया हुआ 5.63, एक दिया हुआ 10.63, एक दिया हुआ 15.63, तो एक अप्रोक्सीमेशन आप ले लेते हो। लेकिन अगर डेटा मान लो 1.51, 1.2, 1.3 ऐसे करके दे दिए तो एकदम एग्जैक्ट निकालना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक न्यूमेरिकल आपने कर। अब हम लोग करते हैं हेस लॉ कर लेते हैं। इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट लॉ है हेस लॉ, साइंटिस्ट का नाम है, डरना घबराना नहीं है,
क्या है? Hess law of constant heat summation. ठीक है, हेस लॉ क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट लिखो, मैं बोलती भी जा रही हूँ लिखती भी जा रही हूँ साथ साथ में। पहले स्टेटमेंट, एनी प्रोसेस occur in one step or multiple step total enthalpy change remains same at constant temperature and pressure. ये तो स्टेटमेंट लिख लिया, अब मीनिंग समझते हैं क्या मतलब। लिख लिया? टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो बुक में और अच्छे से भी लिखा होगा ये डेफिनेशन, बुक में और अच्छे से ये डेफिनेशन लिखी हुई होगी। आपको क्या करना है अपनी क्लास में चीजों का मीनिंग समझना कि क्या चीज कौन सा लॉ कह रहा है, डेफिनेशन वगैरह और प्रॉपर तरीके से बुक्स में या जब मैं प्रिंटेड वाला नोट्स दूंगी उसमें मतलब समझना। मान लो कोई प्रोसेस हो रहा है, सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है, ए से बनता है डी, ए से क्या बनता है? डी। ठीक, इसमें एंथैल्पी चेंज है मान लो डेल्टा एच ए टू डी ऐसे लिखते हैं। ठीक, कोई वैल्यू आती है एंथैल्पी चेंज की, ए से डी बनता है। अब मान लो कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा हो जिसमें ए से बी बने, फिर बी से सी बने और सी से फिर जाकर के डी। तो इसका मतलब शुरुआत का रिएक्टेंट क्या था? ए, और फाइनल प्रोडक्ट क्या था? डी था। दोनों जो प्रोसेस हो रहे हैं दोनों में यही था, ए से शुरू हुआ और प्रोसेस कहाँ पे खत्म हुआ? डी पे। ये वाले पाथ से अगर हो रहा है तो ए से शुरू हुआ प्रोसेस कहाँ पे खत्म हुआ? डी। ये किस में हुआ? सिंगल स्टेप में। ये कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3, मल्टीपल स्टेप। ठीक है, इसमें मान लो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच ए बी, इसमें एंथैल्पी चेंज होता है बी से सी जाने में डेल्टा एच बी सी, इसमें एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच सी डी। तो हेस ने क्या बोला कि किसी प्रोसेस को आप एक स्टेप से करो या मल्टीपल स्टेप से करो, टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम रखते हो एक स्टेप से करो या मल्टीपल स्टेप से करो, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। मतलब जितना इसमें होगा ए से डी जाने में उतना इन सब का मिला करके होगा। डेल्टा एच ए टू डी, डेल्टा एच ए टू बी, डेल्टा एच बी टू सी प्लस डेल्टा एच सी टू डी। हो सकता कहीं पे बताया हो, दिखा चुके कहाँ? नाम नहीं बताया था किसको हेस लॉ करते, ये बताया था? हुँ? अच्छा, ठीक।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो सपोज ए से डी बन रहा था, इसमें 100 जूल का चेंज आ रहा था, है ना। ठीक। इससे इसमें जाने में 50 जूल का चेंज आता, इससे इसमें जाने में मान लो 30 जूल का चेंज आता। ठीक। इससे इसमें जाने में मान लो 20 जूल का चेंज आता। तो अगर टोटल देखो तो डेल्टा एच ए डी क्या दिया है 100 जूल, एच ए बी क्या दिया हुआ है 50, बी सी क्या दिया हुआ है 30, और ये क्या दिया हुआ है 20। तो इसका टोटल और इसका टोटल क्या होगा सेम। किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो, जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसी प्रोसेस को अगर कई स्टेप में तोड़ करके करते उसी काम तो टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा सेम ही। ये किसने बताया था हेस्लर, इसीलिए इसको बोलते हैं हेस्लर। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी हम लोग के कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये बहुत, ये वाला लॉ जो है ये क्या आने वाला है बहुत काम। ठीक। ओके, इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं साथ में। एक एग्जांपल जैसे मान लो ये प्रोसेस हो गया। जैसे मान लो ये प्रोसेस सी ऑक्सीजन को लेता है और बनाता है C, एक स्टेप। ठीक। यहाँ दूसरे स्टेप में सी हाफ ऑक्सीजन को लेता है, CO बनाता है, फिर और हाफ ऑक्सीजन को लेता है, फिर CO। तो एक ही प्रोसेस है, बन क्या रहा है सी से CO2। एक बार एक स्टेप में, एक बार दो स्टेप में। एक बार सी से CO बना, फिर CO से क्या बना CO2। ठीक है। अगर इसमें डेल्टा H है सपोज वैल्यू -x और इसमें डेल्टा H की वैल्यू है -y, इसमें डेल्टा H की वैल्यू है -z, तो आप क्या बोलोगे कि ऊपर वाले स्टेप की हीट इक्वल होगी किसके, इन दोनों के हीट के समेशन। ठीक है, जितना भी एंथैल्पी निकले नीचे वालों का पूरा जोड़ दीजिए और ऊपर वाले तो एक ही स्टेप में हो रहा है तो ऊपर वाले वो क्या आएगी एक दूसरे के वैल्यू मैंने रखी नहीं। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, वैल्यूज होंगी ना, नंबर्स होंगे। जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज समझते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। ठीक है, या गैस से फिर से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से फिर से क्या बन रहा है सॉलिड। तो कैसे देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज को, कई स्टेप्स में देख, मतलब कई सारी चीजें, तो ध्यान से देखो। मान लो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से बन रहा है गैस। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड बनता है इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एंथैल्पी आप देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलोगे। लिक्विड टू गैस अगर बोलते हो तो क्या बोलते हो, वेपराइजेशन। फिर सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बन जाता है तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
लिक्विड ना बने, सीधे सीधे क्या बन जाए, गैस बन जाए सॉलिड से, तो क्या कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, सब्लिमेशन, जो नेप्थलीन बॉल्स वगैरह में होता है। अगर गैस से लिक्विड बन रहा है तो बोलते हैं कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन, या क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ये स्टेप्स क्लियर हैं सबके दिमाग में? हाँ, ठीक। अब सारे प्रोसेस के लिए हम लोग एंथैल्पी चेंज अगर देखेंगे तो उसी को बोलेंगे एक एक के अकॉर्डिंग, एक एक के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे, जैसे मान लो हमको बोलना है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, किसकी बोलनी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। सॉलिड से क्या बनना है, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर पे जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, मेल्ट होना ना, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन, व्हेन 1 mole of solid substance convert into liquid at melting point, then enthalpy change is called enthalpy of fusion. बात क्लियर है? सब्सटेंस कितना लेना है हर केस में, ध्यान रखना है कितना सब्सटेंस लेना है, 1। अगर हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर पे बनेगा, मेल्ट हो रहा है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर पे बनेगा, तो क्या बोले, 1 mole ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। भी बता दूं, जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एंथैल्पी बोली, लैटिस एंथैल्पी भी आता है इसमें, लेकिन लैटिस एंथैल्पी हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए दोबारा से यहाँ पे नहीं, लैटिस एंथैल्पी भी आता है। मतलब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लैटिस का आ जाए तो ये नहीं बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस, लैटिस एंथैल्पी भी है, लेकिन वो आपको क्या करा चुके हैं पहले। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ, जैसे कंबशन के लिए सी लिख दिया था ना, इसके लिए क्या लिखोगे आप, डेल्टा एच, फ्यूजन है ना तो फ्यूजन लिख दो, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए हमने एफ लिखा था ना, तो एफ नहीं लिख सकते, डेल्टा एच, नीचे क्या लिखेंगे, फ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, मान लो आइस है, आइस का कितना है, 1, इसको कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, वाटर, टेम्परेचर कितना है इसका, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
मेल्ट कितने पे होती है? फ्रीजिंग भी है, मेल्टिंग भी है। हाँ, जीरो ही है। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है वाटर का? ठीक है, तो टेम्परेचर कितना लिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर। तो यहाँ पे जितना डेल्टा एच आएगा उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच फ्यूजन किसका? आइस का। जो भी वैल्यू आए, है ना। मान लो जैसे अपने बुक में दी हुई है वैल्यू +6 किलो जूल पर। वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन में डेटा वगैरह बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब थोड़ा सा वाटर वगैरह का याद है। कभी कभी कोई क्वेश्चन, इसका मतलब अगर आइस के 1 मोल है और उसको आपको वाटर में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो कितना एनर्जी लगेगी? 6 किलो जूल पर। देखो इसका अमाउंट कितना छोटा है, बहुत कम अमाउंट है ना। ज्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी तो उसको एटमॉस्फेयर से ही आराम से, छोटा अमाउंट। अब मान लो हम बोले एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो वो क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन में क्या होगा? क्या बनेगा किससे? लिक्विड से क्या बनेगी? गैस। लिक्विड का कितना लेना है? 1। टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग। डेफिनेशन लिख लेंगे, लिख लेंगे, खुद से लिखाने की जरूरत है। When 1 mole of liquid converted into gas at its boiling temperature, enthalpy change is called enthalpy of vaporization. Delta H VAP लिखा, ठीक है। जैसे वाटर का 1 मोल ले लो और इसको किस में कन्वर्ट करो? स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, और टेम्परेचर क्या रखा? 100 डिग्री। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ, ठीक है। ये हाई होती है, ये शायद 540 है। वेपराइजेशन कितना इसमें किलो जूल में दे? 40.7 ये वैल्यू होती है। 40.7 किलो जूल पर। सबकी वैल्यू पर मोल में दी हुई होती है। क्यों दी होती है? क्योंकि हम 1 मोल के लिए डेफिनेशन में भी हम 1 मोल लिखते हैं ना, 1 मोल के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कोई रिएक्शन अगर लिखी जा रही है उसमें आपने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा और एंथैल्पी चेंज भी लिख दिया साथ साथ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अभी हमने जितनी इक्वेशंस लिखी सब में एंथैल्पी लिखा ना, तो जब एंथैल्पी को भी आप शो करने लगते हो तो इक्वेशन क्या बन जाती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में आप क्या करो? रिएक्शन, इन रिएक्शन वी शो enthalpy change, then called थर्मोकेमिकल। जैसे ही बोला गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसका मतलब आपको क्या करना है? उसमें सब कुछ लिखना। सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं? रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की स्टेट क्या है, कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, सब कुछ लिखना।
जैसे यही रिएक्शन पिछला वाला लिखते हैं कि H2O से क्या बन रहा है, H2O, ये क्या था, वाटर था लिक्विड, और ये क्या था, स्टीम, क्या बन रहा है, गैस। ये कितना है, 1 मोल, और इस इक्वेशन में हमने क्या लिख दिया साथ में, डेल्टा H भी लिख दिया। डेल्टा H कितना था इसके लिए, 40.7। तो ये क्या बन गई, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। वाटर से क्या बना रहे हैं, स्टीम। इसका मतलब वाटर के 1 मोल को अगर कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो हमें 40.7 किलो कैलोरी एनर्जी, किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 मोल को वेपराइज करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 40.7। ठीक, अब कोई मान लो थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखा हुआ और उसके लिए डेल्टा एच आपको गिवन है, और उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको निकालना है, तो आप सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हो, ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ किया जा सकता है इसमें। तो अगर एक इक्वेशन दी है और उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट साइन को चेंज करके। जैसे मान A प्लस B मिलके बनाते हैं C प्लस D। ठीक, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू दी है प्लस 500 किलो जूल पर। ठीक, ये गिवन है डेटा। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दे दिया C प्लस D बना रहा है A प्लस B, इसके लिए डेल्टा H निकाल। तो अगर रिएक्शन जस्ट अपोजिट है तो डेल्टा H की वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो इसका मतलब A प्लस बी गिव्स C प्लस D बन रहा था तो डेल्टा H 500 था, तो C प्लस D गिव्स A प्लस B अगर बन रहा है तो डेल्टा H कितना आ जाएगा, वैल्यू सेम, साइन चेंज। क्लियर होती है बात, ऑनलाइन। जैसे देखो अभी इस इक्वेशन में जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, हो गया, जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें क्या किया था, लिक्विड से स्टीम बनाया था, तो कितनी एनर्जी लगी थी, 40.7। अगर इसी इक्वेशन को रिवर्स करके दे दे और बोल दे कितनी एनर्जी लगेगी, तो माइनस में आ जाएगा। मतलब अभी हमको ये दिया था H2O लिक्विड से क्या बनाया था हमने, H2O गैस बनाया था, तो यहाँ पे कौन सी थी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात हम कर रहे थे। तो डेल्टा H VAP कितना दिया था, 40.7 किलो जूल पर। अब अगर रिवर्स प्रोसेस दे दे आपको, H2O गैस से क्या बनाना है, H2O लिक्विड। ठीक है, गैस से जब लिक्विड बनता है तो कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन। तो आपसे पूछ लिया डेल्टा H ऑफ कंडेंसेशन, तो क्या कर दोगे, अगर उसी सब्सटेंस का वेपोराइजेशन का एंथैल्पी आपको पता है तो उसी सब्सटेंस के कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होगा, जस्ट रिवर्स। तो जस्ट रिवर्स है तो जो वैल्यू होगी उसका साइन क्या होगा, केवल चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में होता तो क्या हो जाता, प्लस में, प्लस में है तो क्या हो गया, ओके। ठीक है, फ्यूजन कर लिया, वेपोराइजेशन कर लिया, सब्लिमेशन समझ लेते हैं।
इस चैप्टर में केवल क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी, एंथैल्पी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जिसको बोलते हैं वो भी तो। तीन चीजों से क्वेश्चन खूब भर भर के मतलब आएंगे, तो इन्हीं तीन टॉपिक से उठा के पूछ लेते हैं। तो आप बोलोगे कि फिर ये इतनी सारी सप्लीमेशन और ये सब क्यों बता रहे हैं? कोई छोटा मोटा क्वेश्चन, तुच्चा क्वेश्चन बनाना चाहे तो इससे बना सकते हैं। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, सेकेंड्स में कैलकुलेशन होगी, पर दिमाग नहीं। अब सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जानते हैं कौन सा प्रोसेस होता है, सॉलिड से गैस बनेगा, लिक्विड नहीं बन, सॉलिड टू क्या बन रहा है, गैस, डायरेक्टली, लिक्विड नहीं बनेगा। अगर आप 1 मोल सॉलिड लेते हो तो एंथैल्पी चेंज जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस यू बी लिखते हैं सब। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज है कहानी में। 1 मोल तो रहेगा ही रहेगा, when 1 mole of solid converted directly into gas ब्रैकेट में लिख लो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। without going in liquid state, when 1 mole of solid converted directly into gas without going into liquid state at a temperature below its बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम लिया जाता है। इसको रेड से लिख दिया मैंने। सब्लिमेशन में टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग नहीं है, मेल्टिंग है, नॉट मेल्टिंग पॉइंट गैस का कैसे होगा? मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए निकालते हैं, बिलो इट्स मेल्टिंग। दो बिलो लगा दिए क्या, चलो भैया सही है, खुश। डेल्टा एच सब्लिमेशन को अगर ध्यान से देखो तो प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में नहीं गया, सीधे किस में गया, सॉलिड में गया। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बीच में लिक्विड स्टेट बनी तो नहीं, पर एंथैल्पी तो उतनी लगेगी ना। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को कैसे समझा जाता है कि अगर एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन रहा है, तो अगर बीच वाले स्टेप को हमने गायब किया तो टोटल हीट हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, टोटल हीट तो उतनी ही लगेगी, है ना। अगर होता, अगर बीच वाला स्टेप होता सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाता तो क्या होता, और अगर डायरेक्टली गया है तो क्या है, तो डायरेक्टली गया तो हमने क्या बोला उसको, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो एक फॉर्मूला लिख लो नीचे, डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू
डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन को FUS लिख लेते हैं, सब्लिमेशन को SUB और वेपोराइजेशन को VAP। ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस अगर वैसे हुआ होता तो पहले क्या होता, पहले मेल्टिंग होती, फ्यूजन बोलते उसको, उसमें हीट लगती, फिर वेपोराइजेशन होता, लिक्विड से गैस बनता, तो फिर वो हीट लगती, दोनों को मिला करके क्या एक ही स्टेप में काम हो गया सब्लिमेशन। तो हीट क्या होगी, हीट तो दोनों का टोटल ही। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद बॉन्ड एनर्जी वाला पढ़ाते हैं या न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं कौन सी रिएक्शन होती है। एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, बनाएगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, बनाता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। कंडीशन क्या याद रखनी है, वहां पे हम लोग याद रखते थे 1 मोल, यहाँ पे याद रखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या याद रखेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो और बेस का कितना ले लो, 1 ग्राम। 1 gram equivalent of acid and base react with each other, then enthalpy change is called enthalpy of अभी तक सब कुछ किस पे चल रहा था, 1 मोल पे। न्यूट्रलाइजेशन में नया टर्म क्या आ गया, 1 ग्राम। ठीक है, अगर एसिड का 1 ग्राम EQ ले लिया, बेस का 1 ग्राम EQ ले लिया, तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है भैया, अच्छा इसमें भी जो न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कंबशन था, किसी चीज को जला रहे थे तो हीट निकल रही थी ना, ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस को कभी भी मिक्स करते हैं, रिएक्शन होता है तो हीट निकलती है। क्या याद रखना है, प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। अगर एक्सो होता है तो कैसा होता है, नोट हो क्या। तो क्या याद रखना है, एसिड बेस जब भी मिक्स करेंगे, कोई भी एसिड कोई भी बेस, तो हीट क्या होगी, निकलेगी। Heat always evolve on mixing of acid and base। इसका मतलब
डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव इस न्यूट्रलाइजेशन। और प्रोसेस क्या होगा? ऑलवेज एक्स। ठीक है भैया, क्लियर है बात? इट ऑलवेज इवॉल्व एंड मिक्स एसिड बेस को कभी भी मिलाओ, किसी भी एसिड को किसी भी बेस से हीट निकलनी ही, यानी कि बीकर को गर्म होना ही। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ये होता है, एक ये होता है एसिड को अम्ल। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है वर्ड एल्कली। बेस तो बेस होता है, मतलब OH माइनस देगा, और एल्कली वो होता है ऐसे बेस जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको एल्कली बोलते हैं, जैसे NaOH KOH। अब इसमें से क्षार किसको कहते हैं, क्षारक किसको कहते हैं, ये नहीं पता। एक को बोलते हैं एल्कली, एक को बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है एल्कली और ये होता है बेस। हिंदी का इतना आपको क्या करना है? हाँ वो श से छत्री वाला जो भी है, जो भी बोलते हैं। हिंदी में अपन क्या होंगे, बिंदी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर लिया, हमेशा नेगेटिव होगी, हीट हमेशा हीट। एक छोटा सा और पॉइंट याद कर ले, याद कर लो दिमाग में, नेक्स्ट चैप्टर में काम है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या नाम है इसका? रजत, क्या प्रॉब्लम है रजत जी? बोलिए जल्दी। अंशुल की कमी क्यों पूरी कर रहे हैं? देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो वैल्यू आएगी, जो हीट निकलेगी, वो 57.7 किलो जूल पर मोल होगी। फिक्स है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? माइनस में आएगा, -57.7 किलो जूल पर, या आप बोल सकते हो हीट जो निकलेगी। न्यूट्रलाइजेशन की जो हीट होगी वो कितनी होगी? 57.7 किलो जूल। 57 पॉइंट, ये डेटा में मुझे उस किलो कैलोरी में याद रहता है, इस बुक में किलो जूल में दिया है। 1 ml हमने जब याद किया था तो किलो कैलोरी में याद किया था, किलो कैलोरी में ये किलो जूल में दे दिया है, चेंज कर दिया। इतना होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा होता है, बाकी कोई भी कैटेगरी आ जाए, मतलब वीक एसिड वीक बेस आ जाए, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आ जाए, इन तीनों केसेस में इससे वैल्यू कम हो। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आएगा? -57.1। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक है
तो उस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, -51.2 आ जाएगा, -50 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 57 से वैल्यू छुप आएगी तो माइनस में ही एंथैल्पी। ठीक, जब चैप्टर खत्म होने लगता है तो इतनी हड़बड़ी क्यों हो जाती है, तो खत्म होगा ना। अब सेकेंड लॉ होगा, थर्ड होगा, गिव्स फ्री एनर्जी होगी 3 4। अब तो इक्विलिब्रियम ही इक्विलिब्रियम चलेगा, जैसे तुम लोग कहोगे तो तब तक चलेगा। इक्विलिब्रियम दो पार्ट में, केमिकल इक्विलिब्रियम एक आयनिक, तो केमिकल वाला जल्दी खत्म हो जाता है, आयनिक में थोड़ा सा। पहले केमिकल खत्म करा, छोटा क्या, क्या क्वेश्चन 72 है, तो वो तो होंगे ही ना, दो पार्ट में वो चैप्टर, कोई नहीं, सब करेंगे, चिल मारो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ऑर्गेनिक एक बार स्टार्ट होगी तो बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। ऑर्गेनिक में जितना ही पढ़ा दो उतना ही कम। सही में ऑर्गेनिक में कार्बन के कंपाउंड पढ़ाए जाएंगे, उनके रिएक्शंस कैसे कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उनके बारे में अलग अलग, कुछ 11th में पढ़ोगे, कुछ 12th में पढ़ोगे। फिजिकल में जो केमिस्ट्री में प्रोसेसेस होते हैं, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये फिजिकल चल रहा है। ऑर्गेनिक में थोड़ा मैकेनिज्म वगैरह, कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा आयन कहाँ जाके कूद के किससे रिएक्शन कर रहा है, फिजिकल ज्यादा ही थी। फिजिकल समझ में आ जाए तो सबसे इजी है। एक बार फ्लो एक बार फ्लो नहीं, एक बार अगर बच्चा फ्लो पकड़ ले तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। फिजिक्स टफ है, फिजिक्स में अलग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग, ठीक है। और केमिस्ट्री में दिक्कत, केमिस्ट्री का दिक्कत ये है कि बच्चा आधे साल तक यही नहीं समझ पाता है कि याद भी करना होता है इसमें, ठीक है। कोई अगर आपको बताए कि आपको हम समझा के आइंस्टीन बना देंगे, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ घर पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपको पूरे तरीके से क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में 50-50% होता है, 50% समझेंगे, 50% याद भी करेंगे। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, कॉन्सेप्ट तो आता है, आपने फॉर्मूला याद ही नहीं किया, लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर क्या हो जाएंगे। तो रिवाइज इसीलिए तो करना होता है। एक बार पढ़ के कोई क्या बने कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, एग्जाम तक चलेगा। प्रेजेंट टाइम में तो याद है, तो प्रेजेंट को फिर फ्यूचर तक याद रखवाना है ना, तो बार बार करना है उसको, रिवाइज करना, ठीक है। पहले बॉन्ड एनर्जी पढ़ा देते, नहीं तो आलतू फालतू के चक्कर में फिर ये रह जाए इम्पोर्टेंट पढ़। बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं या बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इसके पहले एक और कर लो, एक और कर लो तब।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, क्या बनाना है? एटम बनाना है। क्या बनाना है? मॉलिक्यूल से एटम बनाना है। कोई भी चीज मॉलिक्यूलर स्टेट में, उसको किस में कन्वर्ट करना है? एटम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इन सब का निचोड़ किस में है? इनकी डेफिनेशन में ही। कंबशन की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। हाँ, एक स्टेप पहले का पूछो तो भूल ही जाते हो, क्या बात है। खुद लिख। मैंने बोला था खुद। हाँ बेटा। अच्छा थी। लिखो, when one mole of given substance when one mole of given substance converted into gaseous atoms, then enthalpy change is called enthalpy of atomization. याद क्या रखना है? किसी भी मॉलिक्यूल का वन मोल ले लीजिए, उसको तोड़ दीजिए उसके एटम्स में, और एटम्स कैसे बनने चाहिए? गैसियस। किस स्टेट में होंगे वो? गैसियस। तो क्या बोल देंगे हम लोग? जितनी भी हीट निकलेगी, जितनी भी हीट आपको देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है बात? इसका एग्जांपल लिखा दे। एटम बनाना है, बना दो भैया। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसको तोड़ना है किसमें? हाइड्रोजन एटम। इसके वन मोल लिए हुए, इसको तोड़ दिए, दो हाइड्रोजन क्या बना दिए? एटम बना दिए। और ये एटम किस स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट। जितना एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस में होगा उसको क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जितनी भी हीट आपको देनी पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस कितना है? कितना सब्सटेंस तोड़ रहे हैं? वन मोल। क्या बना रहे हैं? एटम्स। एटम्स नहीं बना रहे हैं, क्या याद रखना है? गैसियस एटम्स। ठीक है। तो गैसियस एटम्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ये है आपके पास मीथेन है, इसका वन मोल है। मीथेन गैस है, इसका वन मोल है। इसको तोड़े अब किस में? कार्बन में। और फोर हाइड्रोजन, दोनों कैसे होने चाहिए? गैस। इसमें जो डेल्टा एच लगेगा उसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है बात? चार इक्वेशन लिखे हो और बोले पहचानने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का रिएक्शन कौन सा है, तो पहचान लेंगे। सब्सटेंस, शुरू का सब्सटेंस कितना होना चाहिए? वन मोल। और एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? अरे जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो क्या होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए, वो भी कैसे? गैसियस। अगर सॉलिड लिक्विड कुछ ऐसा लिख दिया तो यानी वो एटमाइजेशन का रिएक्शन नहीं। ठीक है। एटमाइजेशन पे एट 4-6 और हैं छोटे।
5 बज गए। बॉन्ड एनर्जी नहीं था। चलो अच्छा, छोटे छोटे 2-4 कर लो, फिर बॉन्ड एनर्जी जब कराएंगे तो बॉन्ड एनर्जी की न्यूमेरिकल भी साथ में करा देंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे और कर लो, जो छोटे छोटे से, छोटे छोटे से करो। इसकी शीट भी दे दो, लिखो। किसकी नहीं दी? बॉन्डिंग की शीट नहीं मिली अभी तक? तो पहले है, और थोड़ा बोलना चाहिए ना। हमने दिया नहीं आपको? अच्छा, दे बॉन्डिंग की भी चाहिए, इसकी भी चाहिए। तुम्हारी एक सर्कल की रह गई थी, यहाँ पे सर्कल की है। चलो चलो, ऐसा करते हैं हम आज आपकी क्लास, क्योंकि हाँ यहाँ पे दूसरी क्लास भी है, तो आज की क्लास ऑफ कर देते हैं। छोटू छोटू सी और बड़ू सी एक है, उस दिन पहले बड़ा वाला ही स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड एनर्जी, जिससे क्वेश्चन पूछे।